हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, सही होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लेकर आए हैं आप सबके लिए क्लास 9th साइंस का अध्याय 5। चैप्टर का नाम है जीवन की मौलिक इकाई। इंग्लिश में कहते हैं इसे फंडामेंटल ऑफ लाइफ। ठीक है प्यारे बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है? जीवन की मौलिक इकाई। तो चलिए देखते हैं जीवन की मौलिक इकाई में क्या होता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप सबने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर लीजिए, ताकि हर चैप्टर का आप सबको वीडियो मिलता रहे। और हाँ, लाइक कमेंट कर दीजिए। आवाज़ आप सब तक सही से जा रही है कि नहीं जा रही है? आवाज़ जा रही है? ठीक है प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तुरंत कमेंट करें, दिक्कत सही कर दी जाएगी। नहीं समझ में आएगा तो बताएं, दोबारा बताया जाएगा, सही से समझाया जाएगा, दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं आप सबकी जीवन की मौलिक इकाई का पहला हेडिंग है कोशिका। क्या होता है कोशिका? किसे कहते हैं कोशिका? कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं। जैसे कि आप सबको पता होगा, सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं। सूक्ष्म इकाइयों मतलब छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं, जिन्हें कोशिका कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सभी जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई कोशिका, इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? सेल है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोशिका के आकार, आकृति, संगठन का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। यानी कि ऐसे कहें कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका किसे कहते हैं? सभी जीव सूक्ष्म इकाई के बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका कहते हैं। चलो अब देखते हैं कोशिका की खोज किसने कब की। ठीक है प्यारे बच्चों, तो कोशिका की खोज, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था। कब किया था बच्चों? 1665 ईस्वी में। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने कोशिका को कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। यानी कि बहुत सूक्ष्मदर्शी, अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। तो और दूसरा, लेकिन जो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी, वो मृत कोशिका थी। किसकी कोशिका? मृत कोशिका। एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक, इनका पूरा नाम क्या था? एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक। ठीक है प्यारे बच्चों, कब? 1674 ईस्वी में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। अब मृत कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक। कब की? 1665। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। कब? 1665। वही कोशिका है, वही मृत कोशिका है। लेकिन अगर जीवित कोशिका की बात की जाए बच्चों, तो क्या होगा? एंटोनी वान ल्यूमेनहॉक 1674 ईस्वी में। कैसे किया? उन्नत सूक्ष्मदर्शी से। किसमें किया? तालाब के जल में। किस प्रकार से? स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कोशिका का निर्माण कैसे होता है? कोशिका बनता कैसे है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। प्रोटोप्लाज्म के विभिन्न संगठन में जल, आयन, नमक, इसके अतिरिक्त दूसरे कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन,
कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन आदि होते हैं जो कोशिका का निर्माण करते हैं। कोशिका का निर्माण कौन कौन करते हैं? जल, आयन, नमक और उसके अतिरिक्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल व विटामिन। इन सब से क्या होता है प्यारे बच्चों? कोशिका का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। कोशिका का सिद्धांत। अच्छा, कोशिका सिद्धांत क्या है बच्चों? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जीव वैज्ञानिक स्लीडन लिखा हुआ है, स्लाइडन होता है बच्चों, स्लाइडन व स्वान ने किया था, जिनके अनुसार सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्लाइडन व स्वान ने। किसने? स्लाइडन व स्वान ने। किसने? स्लाइडन व स्वान ने। तो इन स्लाइडन व स्वान के अनुसार क्या होता है बच्चों? सभी पौधे व जीव कोशिका के बने होते हैं। ठीक। दूसरा बात इन्होंने क्या बताया? कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है। कोशिका क्या होती है बच्चों? जीवन की मूल इकाई होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये टॉपिक हो गया, पॉइंट हो गया। कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है। तीसरी बात इन स्लाइडन व स्वान ने क्या बताई? सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती है। यानी कि जो पहले निर्मित कोशिका हो गई उससे ही दूसरी कोशिका बनेगी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब अगला हेडिंग क्या है बच्चों हमारा? जीव के प्रकार। क्या है बच्चों? जीव के प्रकार। कोशिकीय आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। यानी कि अगर कोशिका के आधार पर बांटे तो जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। ठीक है प्यारे बच्चों। पहला, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वह जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं एवं स्वयं में ही एक संपूर्ण जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अच्छा, नाम में ही देखो छिपा है बच्चों, एक कोशिकीय जीव, यानी कि एक कोशिका के जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास। यहाँ क्लेमिडोमोनास लिखा लेकिन क्लेमाइडोमोनास होता है। और बैक्टीरिया, जिसे इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? जीवाणु। ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं बच्चों? अब नाम में देखो, एक कोशिकीय जीव में क्या था? एक कोशिका से बने जीव बहुकोशिकीय, बहुत सारी कोशिका से बने जीव को बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है प्यारे बच्चों। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और लाइक कमेंट करते रहें। आवाज़ जा रही है आप सबके पास? हमारी आवाज़ जा रही है बच्चों? ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए, बहुकोशिकीय जीव, यानी कि देखो नाम में ही लिखा है बहु मतलब बहुत सारे, कोशिकीय मतलब कोशिका, जीव यानी कि बहुत सारे कोशिका से जो जीव बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे? बहुकोशिकीय जीव। वह जीव जिनमें अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु भिन्न भिन्न अंगों का निर्माण करते हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। हम सब क्या हैं बच्चों? बहुकोशिकीय जीव हैं। तो देखो, हाथ की कोशिकाएं अलग है, पैर की कोशिकाएं अलग है, मुख की कोशिकाएं अलग है। हाथ से हम कुछ भी पकड़ सकते हैं या फिर पैर से चलते हैं, आँख से देखते हैं, मुख से खाते हैं। तो हम सब क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं। और हमारे शरीर द्वारा
अलग अलग कार्य अलग अलग अंगों के द्वारा होता है। जैसे फंजाई, फंजाई को क्या कहते हैं बच्चों? कवक। पादप यानी कि पौधे, मनुष्य, अन्य जंतु आदि, ये सब क्या है बच्चों? बहुकोशिकीय जीव। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आते हैं कोशिका के, मतलब अभी कोशिका के प्रकार हो गया कोशिका के आधार पर। अब कोशिका कितने प्रकार के होते हैं वो देखते हैं। तो कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है अरे बच्चों, अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बहुत छोटी होती है। कितनी छोटी होती है? बहुत छोटी होती है। 1 से लेकर 10⁻⁻6 मीटर की होती है। -6 का मतलब 6 के आगे, मतलब 1 के आगे 5 जीरो, मतलब 0.00001 मीटर की होती हैं। इतनी छोटी होती हैं। 0 से भी छोटी होती है, लेकिन 0.0000001 मीटर की होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा पॉइंट, कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियोइड या न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है। जो कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियाइड होता है वो किससे ढका होता है बच्चों? न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता, सॉरी बच्चों। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियाइड जो होता है वो न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोट कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित होते हैं। जब झिल्ली से घिरा ही नहीं है तो अंगक क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे आगे क्या है बच्चों? झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित होते हैं। अगला पॉइंट, कोशिका विभाजन विखंडन या कोशिका विभाजन बडिंग द्वारा होता है। मतलब विभाजन होता है, विखंडन मतलब अलग अलग, जैसे क्या होता है? शीशा होता है, शीशा का अगर थोड़ी ऊपर से गिरा दो तो वो क्या होगा? टूट कर बिखर जाएगा, यानी कि कई टुकड़ों में टूट जाएगा। तो कोशिका का जो विभाजन होता है वो कई टुकड़ों में हो, काट दो तब वो अलग अलग टुकड़ा अलग अलग कोशिका बना लेगा। और कोशिका विभाजन बडिंग द्वारा होता है। मतलब बडिंग होता है ये अलग, मतलब वही विखंडन कहो चाहे कोशिका विभाजन कहो, ठीक है, उसके द्वारा होता है। अगला पॉइंट, हमेशा एक कोशिकीय जीवाणु। ये क्या होते हैं? हमेशा एक कोशिकीय ही रहेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती है? यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय जीव ही होते हैं। अगला हमारा क्या है बच्चों? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है? आकार में बड़ी होती हैं। कितने होती हैं? 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर, यानी कि 5 से 100 गुणे 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट, केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है। जो इसका केंद्रीय भाग होता है किससे घिरा होता है? न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है। केंद्रक उपस्थित होते हैं। एक याद कर लो तो दूसरा उसी का सेम उल्टा करते चले जाओ। प्रोकैरियोटिक से कोशिका याद हो जाएंगी तो यूकैरियोटिक सेम उल्टा। प्रोकैरियोटिक में क्या था बच्चों? आकार छोटी होती हैं। यूकैरियोटिक में क्या है? आकार बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक में दूसरा पॉइंट क्या था? केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा नहीं घिरा होता है। यूकैरियोटिक में दूसरा भाग क्या है प्यारे बच्चों? न्यूक्लियर झिल्ली द्वारा घिरा होता है। प्रोकैरियोट में केंद्रक उपस्थित
अनुपस्थित होता था। यूकैरियोट में केंद्रक उपस्थित होता है। प्रोकैरियोट में केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरे अंगक अनुपस्थित होते थे। यूकैरियोट में क्या है प्यारे बच्चों, केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरे अंगक उपस्थित होते हैं। अब अगला पॉइंट, कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होता है। प्रोकैरियोट में कोशिका किसके द्वारा होता था, विखंडन या विभाजन के द्वारा होता था। यूकैरियोट में कोशिका विभाजन माइटोसिस या मियोसिस के द्वारा होता है। एक एवं बहुकोशिकीय जीव होता है, मतलब इसमें केवल क्या आते हैं, मल्टी सेलुलर जीव आते हैं। प्रोकैरियोटिक में एक कोशिकीय जीव और यूकैरियोटिक में बहुकोशिकीय जीव। समझ में आ गया प्यारे बच्चों। चलिए आगे, अब कोशिका का आकार देखते हैं कि कोशिका का आकार किस किस तरह से होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोशिका विभिन्न आकार व आकृति की होती है। इसका कोशिका का आकार व आकृति अलग अलग होती है। सामान्यतः कोशिका अंडाकार स्फेरिकल होती है। कैसी होती है बच्चों, स्फेरिकल मतलब गोलीय होती है या अंडाकार होती है। वह लंबाकार, स्तंभाकार व डिस्क के आकार की भी होती है। डिस्क मतलब डिस्क क्या होता है बच्चों, पुराने ज़माने में आप सब कैसेट देखे हैं, कैसेट जो डीवीडी में लगाते थे, तो वो कैसी थी, चपटी थी। मतलब ये चपटे भी होते हैं, अंडाकार होते हैं, लंबाकार होते हैं यानी कि लंबाई में स्फेरिकल सिलेंडर की तरह होते हैं, स्तंभाकार होते हैं यानी कि स्तंभ जैसे खंभे के आकार के भी होते हैं, या डिस्क के आकार के होते हैं, मतलब चपटे होते हैं। कोशिका का आकार उसके कार्य पर निर्भर करता है। वो जिस तरह से कार्य करेंगे उसका आकार उसी तरह से निर्भर करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे विभिन्न जीवों, पादप और जंतु की कोशिकाएं विभिन्न प्रकार या आकार एवं प्रकार की होती हैं। कुछ कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती हैं, जबकि कुछ कोशिकाएं नंगी आंखों से देखी जा सकती है। इनका आकार 0.2 माइक्रोमीटर से 18 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे का पॉइंट, एक बहुकोशिकीय जीव की किसी कोशिका का आकार, मतलब ये जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, अगर उसके किसी भी कोशिका का आकार ले लो तो क्या होगा बच्चों, एक बहुकोशिकीय जीव की किसी कोशिका का जो आकार होता है वो सामान्यतः 2 से 120 माइक्रोमीटर होता है। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है बच्चों, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। कितना होती है, 15 सेंटीमीटर लंबा व 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 15 सेंटीमीटर लंबा व 13 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा क्या होती है बच्चों, माइकोप्लाज्मा कितना होता है, 0.1 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है बच्चों, 0.1 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है बच्चों, 1 गुणे 10 पे पावर -10 को क्या कहते हैं बच्चों, एंगस्ट्रॉम कहते हैं। किसे कहते हैं, 10 टू द पावर -10, 10 पे पावर -10। इसे क्या कहेंगे बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे पावर
-10 मीटर। कितना होता है बच्चों? मीटर होता है। ठीक, याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कौन सी होती है बच्चों? तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक होती है। कितनी होती है? 1 मीटर तक। आगे, सांद्रता के अनुसार विलयन के प्रकार। सांद्रता के अनुसार किसका? विलयन के प्रकार। तो समपरासरी विलयन। समपरासरी विलयन क्या होता है बच्चों? समपरासरी विलयन क्या होता है? जब कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान हो तो समपरासरी विलयन होता है। यानी कि जो कोशिका के अंदर व बाहर की सांद्रता समान हो। अब सांद्रता क्या होती है बच्चों? वो कोशिका कितनी हल्की व कितनी भारी है। यानी कि जैसे चीनी में पानी डालते हैं, सांद्रता वही हो जाएगा। जैसे चीनी में पानी में चीनी डालते रहेंगे तो सांद्र अम्ल मतलब सांद्र हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सांद्र हो जाएगा। जब चीनी व पानी का लेवल बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? सांद्रता मतलब सांद्रता समान हो जाएगी। यानी कि जो अंदर व बाहर दोनों तरफ कोशिकाएं समान हो जाएंगी तो उसे क्या कहेंगे? समपरासरी विलयन। ठीक है प्यारे बच्चों। आगे, अतिपरासरण दाबी। अतिपरासरण दाबी मतलब दाब होता है। अति मतलब बहुत छोटा, प्रसरण मतलब दाब। प्रसरण दाब तो है ही, प्रेशर। यदि कोशिका के अंदर की सांद्रता बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक है। सांद्रता मतलब होता है गाढ़ापन। ठीक है प्यारे बच्चों। तो जो कोशिका के अंदर की सांद्रता है, अगर बाह्य द्रव की सांद्रता से अधिक है तो कोशिका के अंदर से जल बाहर निकल आते हैं। यानी कि जो अगर कोशिका का अंदर हल्का है या सांद्रता, अंदर की सांद्रता बाह्य की सांद्रता से अधिक है, यानी कि बाह्य मान लो कितना हल्का गाढ़ा है, ठीक है, और बहुत गाढ़ा है, ठीक, अंदर बहुत गाढ़ा है, बाहर हल्का गाढ़ा है, तो क्या होगा? तो बहुत गाढ़ा है तो अंदर से क्या होगा? जल बाहर निकल जाता है, जिससे कोशिकाएं क्या होती हैं? सिकुड़ जाती है। क्या होती हैं बच्चों? सिकुड़ जाती हैं। ठीक, आगे, जैसे आप सबने क्या होगा कि 20 लीटर वाला पानी देखे हैं, ठीक, तो अगर हम उससे मुंह लगा के पानी पीते हैं, यानी कि सांस ना लें, तो क्या होगा? अगर पानी पीते रहेंगे तो देखते हैं बॉटल पिचक जाता है। कैसा होता है बच्चों? पिचक जाता है। तो उसी प्रकार अगर बाहर की मतलब कोशिका के बाहर की सांद्रता कम और अंदर की सांद्रता ज़्यादा है तो अंदर से जल बाहर निकल आएगा और अंदर की कोशिकाएं क्या होंगी बच्चों? सिकुड़ जाएंगी। ठीक, उसी को क्या कहेंगे? अतिपरासरण दाबी विलयन कहते हैं। अब देखो वो अति था, अब की क्या है बच्चों? अल्प परासरण दाबी विलयन। जब कोशिका के बाहर के विलयन की सांद्रता कम हो तो कोशिका के अंदर अंतःपरासरण के कारण कोशिकाएं फूल व फट जाएंगी। यानी कि ये कह रहा है कि बाहर की विलयन की सांद्रता जब कम हो जाएगी तो कोशिका के अंदर प्रासरण के कारण क्या होगा? कोशिका फूल जाएगी और फूलने के बाद क्या हो जाएगी? फट सकती है या फट जाएगी। आगे, कोशिका के अगला हेडिंग क्या है बच्चों? जीव द्रव्य संकुचन। क्या है प्यारे बच्चों? जीव द्रव्य कुंचन। कुंचन कहो चाहे संकुचन कहो, ठीक। पादप कोशिका में प्रासरण द्वारा पानी की कमी होने पर प्लाज्मा झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं, जिसे जीव द्रव्य कुंचन कहते
हैं, कुंचन या संकुंचन कहते हैं। आज प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में मिलते हैं कोशिका के भाग को लेकर। ठीक, अगला हेडिंग क्या है हमारा? कोशिका के भाग। अगला क्लास फिर जल्द यहीं से चालू करेंगे। तो लास्ट तक बने रहने के कारण धन्यवाद प्यारे बच्चों। इतना जितना मैं पढ़ा दे रहा हूँ, इसके अलावा आप सबको कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे बाहर या इससे अधिक नहीं पूछा जाता। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।